चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं हैलोजन के बारे में, समूह 17 के बारे में। हैलोजन परिवार, समूह 17 के तत्व। तो समूह 17 के तत्वों के बारे में आपको मालूम है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये 5 सदस्य हैं। इसमें से शुरू के 4 सदस्य हैं, इनको हैलोजन के नाम से जानते हैं, और 5वां जो है वो रेडियोएक्टिव तत्व होता है। तो हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब के सब जो तत्व हैं ये समुद्री जल में लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। समुद्री जल में लवण के रूप में प्राप्त होते हैं, और समुद्री जल में या समुद्री लवण बनाने वाले तत्वों को ही किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। हैलोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है समुद्री लवण बनाने वाले। तो चूंकि समूह 17 के प्रथम 4 सदस्य जो है वो समुद्री जल में लवण के रूप में प्राप्त होते हैं हमें, इसलिए इनको हम लोग हैलोजन कह देते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग भौतिक अवस्था। तो इनकी जो भौतिक अवस्था जो होती है वो अलग अलग है। जहाँ पे हमको फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, वहीं पर हमको ब्रोमीन जो है वो सधुम द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, और आयोडीन जो होता है वो हमको वाष्पशील ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सभी जो हैलोजन हैं ये सब के सब द्विपरमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक रहते हैं। इसके एक अणु में 2 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों परमाणुओं के बीच में ये जो सहसंयोजी बंध आपको दिख रहा है, इसमें दुर्बल वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। दुर्बल वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। इस आकर्षण बल का जो मान होता है समूह में, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होने के साथ साथ इस आकर्षण बल का मान भी बढ़ने लगता है। अर्थात फ्लोरीन और क्लोरीन में इस आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन और आयोडीन में इसकी मात्रा लगातार बढ़ते जाती है, इसलिए ब्रोमीन हमको द्रव अवस्था में प्राप्त होता है सधुम, और आयोडीन जो है हमको वाष्पशील ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हैलोजन्स हैं इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होने का मुख्य कारण है इनके मध्य में परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाला वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल की प्रबलता। अब इनकी विद्युत ऋणता देख लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि। तो हम पिछले क्लास में जानते हैं कि किसी भी समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उससे तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। परमाणुओं के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो लगातार घटने लगता है। ये सभी समूहों में होता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होना चाहिए था, और आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हैलोजनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सर्वाधिक होता है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है। ब्रोमीन और आयोडीन से तो नेचुरली नियम के हिसाब से ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन फ्लोरीन से भी अधिक होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है क्लोरीन से। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु का आकार छोटा होता है, और परमाणु का आकार छोटा होने के कारण के साथ साथ इसके संयोजी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव होता है। तो इस रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव होने के कारण में ये इलेक्ट्रॉन को उतनी
अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाता जितनी मात्रा में क्लोरीन कर पाती है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम हो जाती है, अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक हो जाती है। तीसरे इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं इनकी, ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं इनकी। ऑक्सीकरण अवस्था, तो हैलोजनों में चूंकि संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अष्टक पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो ये -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ये +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। चूंकि संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से ये करते हैं, या तो ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं दूसरे तत्वों के साथ में, या फिर साझेदारी कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, अपने से कम ऋण विद्युती वाले जो तत्व आते हैं जिनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी विद्युत ऋणता अगर हैलोजनों से कम है तो वो उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा तत्व है जिनकी विद्युत ऋणता हैलोजनों के बराबर है या हैलोजन से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये साझेदारी कर लेते हैं और साझेदारी करके +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि अभी बताया मैं आपको, फ्लोरीन जो होता है उसका परमाणु का आकार छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, विद्युत ऋणता जो है वो अधिक है, और इसके संयोजी कोष में d ऑर्बिटल का अभाव होता है। तो इन 3 कारणों से फ्लोरीन जो होता है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर पाती है, +1 ऑक्सीकरण संख्या या दूसरे ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन के अतिरिक्त जितने भी हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं, ये अपने संयोजी कोष में रिक्त d ऑर्बिटल होता है। इस रिक्त d ऑर्बिटल का उपयोग करके ये +1 ये दूसरे तत्वों से साझेदारी करके +1 दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने संयोजी कोष में जो रिक्त d ऑर्बिटल होता है उसका उपयोग करके ये +1 के साथ साथ +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं, उच्च ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने संयोजी कोष में जो रिक्त d ऑर्बिटल होता है उसका ये क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं इनकी, जो आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था मैं, ऑक्सी अम्ल के बारे में बताया था, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल के बारे में बताया था। ऑक्सी अम्ल, चलिए देखिए, तो हैलोजन जो है, इन हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल के बारे में मैं 4 प्रकार के क्लोरीन की ऑक्सी अम्ल कल पिछले क्लास में आपको बताया था मैंने, उसी के बारे में चलते हैं। तो फ्लोरीन जो है, अभी हमने देखा कि फ्लोरीन जो है केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है, इसलिए यह केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाती है, HFO। लेकिन शेष हैलोजन जो होते हैं वो अपने संयोजी कोष में जो रिक्त d ऑर्बिटल होता है उनका उपयोग करके वो +1, +3, +5 और +7 ये 4 प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर ये 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से ऑक्सी अम्ल होते हैं वो आप लोग जानते हो पहले से। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल लेते हैं, जिसकी चर्चा पिछले क्लास में हुआ था, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर क्रमांक ऑक्सी अम्ल, पहले ऑक्सीकरण संख्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, और ये हो गया ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रकार का बताया था मैं कल। चलिए देखिए, ऑक्सीकरण संख्या भी बताया मैं, +1, +3, +5 और ये +7 4 प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर ये 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं,
HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इनका नाम भी लास्ट टाइम बताया था, ये क्लोरिक अम्ल बताया था, ये क्लोरस अम्ल है, ये हाइपोक्लोरस अम्ल है और ये परक्लोरिक अम्ल है। मेन अम्ल आपको बताया था पिछली क्लास में, ईक अम्ल जो है मेन होता है, फिर उसके हिसाब से कैसे कैसे निकाला जाता है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में सिखा चुका है। तो अब हम इसकी संरचना करते हैं। ये जो इसका संरचना बाकी था, मैंने फास्फोरस और सल्फर के ऑक्सी अम्ल जो थे उनकी संरचना बता दिया था आप लोगों को। इसकी जो ऑक्सीकरण जो ऑक्सी अम्ल है हैलोजन के, इनकी संरचना नहीं हो पाई थी, तो हम आज अभी इनकी संरचनाओं के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 की संरचना। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है यानी हैलोजन जो है, उनकी ऑक्सी अम्लों की जो संरचना हम देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि ये सभी ऑक्सी अम्ल जो है उनकी संरचना sp3 संकरण से होता है, sp3 संकरण द्वारा होता है। लेकिन sp3 संकरण एक ही होने के बावजूद भी इनकी जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है। कारण यह है कि क्लोरीन जो रहता है इसमें, जो हैलोजन परमाणु जो है इसमें, इनकी संयोजी कोष में, अंतिम कोष में क्या होता है, आबंधी और अनाबंधी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और हम वेस्पर सिद्धांत लास्ट ईयर पढ़े थे। वेस्पर सिद्धांत के हिसाब से जिन तत्वों के संयोजी कोष में आबंधी और अनाबंधी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप में अणु की जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है। तो जैसे इसके कारण में क्या होता है, अलग अलग जो भले इसमें संकरण सेम है लेकिन युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होने के कारण में इनकी जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर हम लोग क्लोरीन के पहले ऑक्सी अम्ल के बारे में देखते हैं HClO की संरचना के हिसाब से। तो हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, उसके हिसाब से इसका संयोजी कोष 3s2 3p5। तो इस आधार पर हम इसका संरचना करते हैं सामान्य अवस्था पे। तो ये 3s 3p और 3d, 1 2 3 4, 3d 3p और ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन को एक ऑक्सीजन लेना हो तो ऐसी स्थिति में इसको उत्तेजित अवस्था में आने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सीधा संकरित अवस्था हो जाएगा। अब ये संकरित अवस्था में देखिए, पहले सामान्य अवस्था की फिर संकरित अवस्था में यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये संकरित अवस्था में ये ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर sp3 संकरण हुआ। तो इस sp3 संकरण के हिसाब से यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें 1 और नॉन बॉन्डिंग जो है, ठीक है, जिसको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं इसको, या लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर की जो संख्या होता है यहाँ पर हो गया 1 2 3। तो इस प्रकार से लोन पेयर बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर बहुत कम है, इसलिए इसकी जो संरचना होता है वो रैखिक संरचना होता है, रैखिक संरचना होता है। और इस रैखिक संरचना में आप जानते हैं कि बंध कोण का जो मान होता है वो 180 अंश हो जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्लोरीन जो है इसमें ये हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये रैखिक संरचना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इस प्रकार से, या हम चाहे तो इस संरचना को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये Cl हो गया, एक लोन पेयर,
दूसरा लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, अब ये तीसरा लोन पेयर हो जाएगा। इसको डॉट लाइन से दर्शा देता हूँ मैं, डॉटेड लाइन से, 1 2 3, और ये हो गया O, और ये हो गया हमारा H। अगर आपको H यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप माइनस का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे में चलता हूँ, HClO2 में अगर चलता हूँ, तो अब अगर 2 ऑक्सीजन लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेना हो तो उसको उत्तेजित अवस्था में आना पड़ेगा। तो उत्तेजित अवस्था में यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ है ना 3d ऑर्बिटल में लेके जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो वो कहलाता है प्रथम उत्तेजित अवस्था। पूरे उत्तेजित अवस्था नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा रहा है, बस सभी इलेक्ट्रॉनों में से 3 इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से युग्मित है, उसमें से केवल 1 को अयुग्मित करेगा, इसलिए वो कहलाता है प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो ये हो जाएगा प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला गया। तो इस आधार पर अभी हम देखते हैं, तो अब यहाँ पर क्लोरीन को 2 ऑक्सीजन परमाणु लेना हो तो ये 3p ऑर्बिटल इधर मैं लिख देता हूँ, ये 3s है, ये 3p है। तो यहाँ से ये इन्होंने 1 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे लिया, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को इधर लिया। तो अभी भी यहाँ देखा जाए तो sp3 संकरण है, sp3 संकरण है, लेकिन यहाँ पर अब जो बॉन्ड पेयर आ गया है वो 2 हो गया और लोन पेयर भी 2 हो गया है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों 2-2 हो गए। तो अब पहले की अपेक्षा अब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। पहले प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा था, अब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा क्योंकि दोनों की संख्या बराबर बराबर हो गया। क्योंकि हम वेस्पर सिद्धांत में जानते हैं कि जिस अणु जो होता है उसके संयोजी कोष में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है या फिर लोन पेयर जो होता है उसकी संख्या जितना अधिक होता है उसमें प्रतिकर्षण उतनी ही अधिक होती है और उसमें अणु की संरचना जो है उतना अधिक डैमेज होता है। तो यहाँ पे पहले की अपेक्षा कम डैमेज होगा, कम विकृति आएगी, तो इसकी जो संरचना होता है वो कोणीय प्रकार की संरचना हो जाती है। कोणीय संरचना होता है यहाँ पे। तो इस कोणीय संरचना जो है, कोणीय संरचना में बंद कोण का जो मान होता है वो 111 अंश का हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन, ये 1 ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु और ये इसके साथ में ये 2 क्या हो गया, इसका लोन पेयर हो गया, 1 और ये 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कोणीय संरचना है। ये कोण जो रहता है वो 111 अंश का रहता है। इसी प्रकार से आप जब करेंगे HClO3 और HCl4 तो सेम sp3 संकरण ही आएगा, बस इसमें क्या होते जाएगा, इसकी जो संरचना है वो बदलते जाएगी। HClO3 जो रहेगा उसमें अब 1 बॉन्ड पेयर रहेगा, बॉन्ड पेयर 3 रहेगा, लोन पेयर 1 हो जाएगा। इसकी जो संरचना जो आप देखेंगे तो ये संरचना जो है वो पिरामिडी प्रकार की होगी, पिरामिडी संरचना होगी इसमें। और बंद कोण आप पिरामिडी संरचना में जानते हो 109 अंश 28 मिनट का रहेगा। ठीक है, संरचना जब बनाएंगे आप इसमें तो ये ऑक्सीजन 1 इधर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा पिरामिडी संरचना। और जब आखिरी वाले जब लेंगे तो इसमें सबके सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर रहेगा, लोन पेयर 1 भी नहीं रहेगा। तो ये शुद्ध sp3 संकरण हुआ। तो उसके हिसाब से इसमें संरचना चतुष्फलकीय संरचना होगा, चतुष्फलकीय संरचना रहेगा इसमें। और इस चतुष्फलकीय संरचना जो होता है, ठीक है ना, तो इस चतुष्फलकीय संरचना में चारों संरचना ये इसमें ये O हो गया इसमें, चारों के चारों इस प्रकार से। क्लियर हो गया।
इससे पहले वाला जो था वो उसमें मैंने बंद कोण का मान गलत बता दिया था 109 ये चतुष्फलकी में 109 28 मिनट का रहेगा 109 28 मिनट का उसमें 106 अंश का करेंगे आप लोग ये इसमें बंद कोण का जो मान रहेगा वो 106 अंश का रखेंगे आप। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक ही प्रकार के इसमें संकरण होने के बावजूद में भी अलग अलग जो ऑक्सीजन अम्ल होते हैं उनकी संरचनाएं क्या होती है अलग अलग होती है। अब इसके बाद में फिर हम हैलोजन में भी और आगे पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है इसकी संरचनाएं कैसे होती है और फिर हैलोजनों को बनाने की विधि और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। धन्यवाद।